नमस्कार, मनी गुरु के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी अरुणवर्मा। हाल में हमारे सहयोगी प्रिया ने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो फाइन के नाम पर मोटी रकम से हाथ धोना पड़ा। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर ग्राहक और बैंक में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन खाता खोलने से लेकर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने जैसी कई सुविधाओं के लिए बैंक अपने खाताधारकों से कई तरह के चार्ज वसूलते हैं। आज के इस स्पेशल एडिशन में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ बैंक चार्जेस के बारे में जो आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए देने पड़ते हैं। हमारे साथ है Wishwin.com के सीईओ मिस्टर ऋषि मेहरा। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जब बैंक चार्जेस की बात होती है, आमतौर पर जो दिमाग में आता है वो शायद है जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं कैश में, क्योंकि अब हाल फिलहाल में कई बैंक्स ने फिर से कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस को रीइंट्रोड्यूस किया, जिसमें से आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। पहले भी इस तरह के चार्जेस लगते रहे हैं, लेकिन कुछ विरोध के बाद ये विड्रॉ हुए थे। अगर हम मोटा मोटी समझें बैंक चार्जेस के बारे में, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो इसके अंदर फॉल करते हैं? सबसे पहले एक होता है कि कैश ट्रांजैक्शन चार्ज है। देखिए, सबसे पहले जब अकाउंट आदमी खोलता है तो उसको होता है कि कभी वो पैसा डालेगा, कभी निकालेगा। डालने में तो कुछ खास चार्जेस नहीं होते हैं, पर निकालने में कैश ट्रांजैक्शन चार्ज एक चार्ज है। कैश ट्रांजैक्शन चार्ज का मतलब है ये नहीं कि आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, बट बैंक की ब्रांच पे जाके जब आप पैसा निकालते हैं, 3 से 4 ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, उसके ऊपर कुछ बैंक ये चार्ज करते हैं। तो एक कस्टमर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो ये ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसके महीने में ये 3 से 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, अगर उससे ज़्यादा करेगा तो चार्ज हो सकता है। एक कस्टमर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब वो पैसा निकालना चाहे कि महीने में ऐसा कुछ करे कि वो उसको ये चार्जेस ना देने पड़े। इनफैक्ट अगर हम देखें कि बैंक चार्ज के तौर पर जो भी सर्विसेज बैंक आपको दे रहा है, फिर चाहे आपने डेबिट कार्ड लिया, वो खो गया, आपने डुप्लीकेट कार्ड बनवाया, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। साथ ही आप रोजमर्रा के जो काम होते हैं, चाहे फिर वो कोई डीडी बनवाना है, इन सब चीजों के लिए आपसे बैंक कार्ड वसूल करता है। लेकिन इन चार्जेस में हमने करीब 10 चार्जेस ऐसे पिक किए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से चार्जेस हैं जो बैंक आपसे वसूलता है। जैसा कि आपने पहले कहा ऋषि, कैश ट्रांजैक्शन पर आपको चार्ज देना पड़ता है, और अब कुछ लिमिट भी है कि हर महीने आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर एक चार्ज देना होगा। साथ ही जो सबसे कॉमन है वो है नॉन मेंटेनेंस का चार्ज, यानी कि अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो बैंक आपसे कुछ रकम काटेगा। हाल फिलहाल में ये सभी बैंकों पे था, लेकिन अब एसबीआई ने रूरल और कह सकते हैं मेट्रोज में भी ये लागू कर दिया। इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं और कौन से चार्जेस हैं। अभी भी कोर बैंकिंग के बाद भी नॉन और होम ब्रांच, इन दोनों ट्रांजैक्शन में थोड़ा फर्क कई बैंक करते हैं, और अगर बड़ा ट्रांजैक्शन आप करना चाहेंगे तो वहां पर आपको एक मोटी रकम बतौर चार्ज देनी पड़ेगी। एटीएम से भी विड्रॉल को लेकर कई कैप हैं, कई लिमिटेशंस हैं, इस तरह के चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर आप बाहर किसी को पैसे भेज रहे हैं तो भी आपको एक्सचेंज रेट के साथ साथ एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। जहां तक बात है मनी ट्रांसफर की, तो ये उतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे खाते में, तो हो सकता है बैंक आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वसूल ले। डेबिट कार्ड की जहां तक बात है तो ये बहुत अच्छी सर्विस है बैंक्स की तरफ से, लेकिन आप सालाना इसके लिए एक फीस भरते हैं तो शायद आप नजरअंदाज करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आपके अकाउंट से वो कटती है। इसके अलावा अगर लिमिटेड नंबर ऑफ चेकबुक से ज्यादा आप रिक्वेस्ट डालते हैं बैंक में एक एडिशनल चेकबुक की, तो उसके लिए भी बैंक को आप कुछ फीस भरते हैं। साथ ही ईएमआई डिफॉल्ट का जहां तक बात है, काफी ये आम बात हो गई, लेकिन इसको लेकर क्या पेनल्टी होती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं ये भी ऋषि आपसे समझेंगे। ये तो वो चलिए 10 चार्जेस हैं, लेकिन जहां तक हमने बात कही कि फिलहाल जो कैप है कैश ट्रांजैक्शंस को लेकर, ये पहले कितनी थी और अब हाल फिलहाल में क्या इसमें कोई चेंज आया है? देखिए, बीच में तो ये बिल्कुल इस पे चार्जेस आ गए थे, बट फिर कुछ बैंकों ने चेंज किया, कुछ लोगों ने डिमांड करी कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन के बाद में बैंकों ने कुछ चार्ज लगा दिए थे। बट अभी ये 3 से 4 है, ज़्यादातर बैंकों में फ्री है। उसके बाद ये 25 रुपये से लेकर 50 रुपये ट्रांजैक्शन है। डिपेंड करता है आपका बैंक किस अकाउंट में, किस बैंक में अकाउंट है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। कस्टमर को ये सब कुछ पता कर लेना चाहिए, ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप पता करेंगे तो आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा। फिर उस हिसाब से आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन को अगर मैनेज कर सके तो ये चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये कैश ट्रांजैक्शन के अंदर क्या सिर्फ विड्रॉल्स शामिल है, और कौन से तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? हाँ, इनमें विड्रॉल्स ही होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन है कि आपने जाके अकाउंट में चेक दिया और कैश निकाला, उसी के ट्रांजैक्शन के अंडर आता है। देखना चाहे तो अगर एक आम आदमी अगर अपना एक सेविंग अकाउंट कर रहा है तो 3 से ट्रांजैक्शन ज्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए, बट अगर उसको जैसे कभी जरूरत पड़ सकती है, निकालना पड़ सकता है, तो वो 2-3 चीजों से कर सकता है इसको। अगर इसको वो बचना चाहता है तो 1-2 एटीएम ट्रांजैक्शन कर ले, 1-2 बैंक में जाके ट्रांजैक्शन कर ले। इस
उससे उसके पैसे बच सकते हैं। तो उसको दोनों देखना पड़ेगा इसके लिए। यानी बैंक से जो आप कैश निकाल रहे हैं उस पर फिलहाल ज्यादातर बैंक में 3 से 4 कैश ट्रांजैक्शंस की सीमा है। अगर एसबीआई की ही बात कर लें तो 3 तक आपको ट्रांजैक्शंस फ्री हैं, लेकिन चौथे ट्रांजैक्शन से हर ट्रांजैक्शन पर आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। जहां तक बात है आईसीआईसीआई बैंक की, तो 1 जनवरी से कुछ बदलाव किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने, और जो कैश ट्रांजैक्शन चार्ज है वो एक बार से लेकर आया है आईसीआईसीआई बैंक। और 4 ट्रांजैक्शन, जो महीने के पहले 4 ट्रांजैक्शन होंगे उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो 5th ट्रांजैक्शन है यानी 5वें ट्रांजैक्शन से हर 1000 रुपए पर आपको 5 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। यानी अगर सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपने 5000 रुपए का कैश ट्रांजैक्शन किया तो आपको लगभग 25 रुपए का चार्ज लगेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कम क्वांटम में आप थोड़ी रकम निकालेंगे तो ऐसे में चार्ज की जो संख्या है वो काफी बढ़ सकती है। तो इस बात की आप खास जानकारी रखें। ऋषि, क्या किसी भी बैंक की वेबसाइट में जाकर ये जानकारी निकाली जा सकती है कि फिलहाल चार्जेस क्या हैं? बिल्कुल, हर बैंक आरबीआई के गाइडलाइंस हैं कि बैंक को हर चार्जेस अपनी वेबसाइट पर डालने पड़ेंगे और अपडेट करने पड़ेंगे। तो जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, अगर आप उस बैंक चार्जेस में जाइए तो आपको ये सब चीज अवेलेबल मिलेगी। तो ये आपको पता लग जाएगा कितनी ट्रांजैक्शन में आपको चार्ज नहीं लगेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं मिनिमम बैलेंस की, जो कि काफ़ी लोग ये बताते हैं। और इनफैक्ट जैसे मेरी कलीग से भी बात हुई और उसके बाद ही हमें ये लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, और काफ़ी लोग इन चार्जेस के बारे में नहीं जानते हैं। और हो सकता है कि किसी एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से या किसी और कारण से भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस वो मेंटेन ना कर पाए। एचडीएफसी बैंक, काफ़ी समय से ये रूल है इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर कि 10,000 का एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर 2,500 तक आपका बैलेंस है तो 600 रुपये का चार्ज लग जाएगा, और अगर मिनिमम 7,500 से लेकर 10,000 के बीच में है तो आपको 150 रुपए का चार्ज बैंक काटेगा। लेकिन हाल फिलहाल में एसबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब मेट्रो सिटीज में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी कुछ मिनिमम बैलेंस को लेकर रूल लेकर आए हैं। फिलहाल मेट्रो सिटीज में जो 5,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस है इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन उसके अगर नीचे जाती है रकम तो किस तरह से चार्जेस लगते हैं ऋषि? हाँ जी, अब आपको ना इसको 2 तरह से देखना चाहिए। इनमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं। अगर आपका जैसे सैलरी अकाउंट होता है तो उनमें ये चार्जेस बहुत कम होते हैं या मिनिमम होते हैं, 0 बैलेंस आप कर सकते हैं। अब आप बात करें कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, उनमें ये चार्जेस होते हैं कि आपने 5,000, 10,000 रुपए, और जब बैंक अकाउंट खोल रहा होता है तो उससे वो एक पेपर भी आज की डेट में साइन करवाता है कि आपका ये बैलेंस मिनिमम मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इतने चार्ज लगेंगे। तो कस्टमर को ये देखना चाहिए कि अगर वो एक सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहा है तो उसको ये बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर उससे कम होता है, और जिस दिन भी कम हो जाएगा, ये एवरेज, कुछ बैंकों में एवरेज कैलकुलेट करते हैं, कुछ बैंक में होता है कि किसी दिन भी अगर महीने में अगर आपका बैलेंस कम हो गया तो हम चार्ज करेंगे। तो ये कस्टमर को पता करना चाहिए किस बैंक में उसको लगता है कि जरूरत है या नहीं है, उस हिसाब से अकाउंट में पैसे रखे और वो चार्ज देने को या तो तैयार रहे या फिर उसको ये मालूम होना चाहिए। दूसरी एक और बात है कि आप देखिए, अगर आपका अकाउंट अपना सैलरी अकाउंट है तो मोस्टली बैंक्स के जो सैलरी अकाउंट होते हैं उनमें 0 बैलेंस अलाउड होता है। और बार बार कुछ बैंक ऐसे भी अकाउंट निकालते हैं जिनको वो ऑनलाइन अकाउंट्स या कुछ अकाउंट बोलते हैं, जिनमें वो कहते हैं 0 बैलेंस अकाउंट्स हैं। उनमें कुछ वो सर्विसेज कम देते हैं, बट आपको 0 बैलेंस रखने की सुविधा देते हैं। तो एक कस्टमर को ये भी कंपेयर कर लेना चाहिए कि अगर उसको लगता है कि बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होगा तो वो एक 0 बैलेंस अकाउंट की तरफ जाए। बाकी चार्जेस जिनमें स्पेसिफाइड है, पता है, बताया गया है, उनमें ये चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। यही मैं इनफैक्ट आपसे पूछना चाह रही थी ऋषि कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर पहले से आपने 0 बैलेंस अकाउंट खोला है तो ये जो नए नियम आए हैं ये उन पर लागू नहीं होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बैंक आपको बोले कि नहीं, अब हमने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, तो जो आपका 0 बैलेंस वाला खाता था उसमें भी आपको एक 5,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा? देखिए, बैंक कस्टमर, आप एक बैंक के हैं, आपका एक एग्रीमेंट है बैंक के साथ, बैंक चाहे तो ये चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी जानकारी उसको आपको देनी पड़ेगी। उसकी जानकारी के लिए वो आपको एक इंफॉर्मेशन भेजेगा जो आपके घर पे आएगी, चिट्ठी आएगी, ईमेल आएगा, उसके बाद वो चेंज करेगा। वो प्रायर नोटिफिकेशन जरूरी होता है। तो बैंक ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं, आपको पर्सनल घर पे रजिस्टर्ड चिट्ठी पे भी आएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुए हैं। अब अगर ध्यान करें तो हमेशा कुछ ना कुछ बैंक स्टेटमेंट के साथ भी वो लिखा हुआ आता है कि ये चार्जेस चेंज हुए हैं। तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जब पढ़ें, जब आए, तब भी आप ये देख सकते हैं।
तो ये चीजें आपको आएंगी, पर बैंक चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने अगर जीरो बैलेंस अकाउंट खोला है कभी भी उसको चार्ज नहीं लगाएगा, बट वो आपको पहले बताएगा कि अब आप चार्ज लगने वाला है, तो आप अकाउंट बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए ऋषि, मोस्टली ये देखा गया कि अगर आपने कोई सैलरी अकाउंट खोला, फिर आपकी जॉब आपने चेंज की और किसी दूसरे बैंक में आपका खाता खुला, तो कुछ महीनों के बाद वो सैलरी अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा सेविंग्स अकाउंट में। तो कितने महीने का गैप के बाद? 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होता है। बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो उसमें भी आपको चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए मान लीजिए कि उसमें मिनिमम बैलेंस आपने मेंटेन किया लेकिन उसमें सैलरी आना बंद हो गई, तो ऐसे में क्या इसकी वजह से भी सेविंग्स अकाउंट में वो तब्दील हो सकता है? ऐसे है जैसे ही आपका सैलरी अकाउंट चेंज होता है और आपकी सैलरी नहीं आ रही है, बैंक के सिस्टम में बैंक को पता लग जाता है कि ये अब सैलरी अकाउंट नहीं रहा है, तो वो फैसिलिटीज को उसको हटा देता है। वो ये कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए, और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पैसे लगेंगे। अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लिया तो वो आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो बैंक के सिस्टम में, क्योंकि बैंक हर महीने जब आपकी सैलरी आती है तो एक नोटिफिकेशन उसको आती है। जब उसको 2 से 3 महीने में पता लगता है कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है, तो उसको पता लग गया कि आप यहां तो इस अकाउंट होल्डर नहीं है, तो वो ये इसके पूरी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देता है, एक नोटिफिकेशन आपको दे देता है। तो हालांकि जैसे अब काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं पहले के मुकाबले, आप एटीएम पे जाकर भी अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं, केवाईसी अपडेशन हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह का जो चेंज है कि आपने जॉब चेंज किया और एक और खाता आपने खोल लिया है, क्या एक कोई आसान तरीका है जिससे आप बैंक को इन्फॉर्म कर सके कि अब ये सैलरी अकाउंट में आप बैलेंस तो मेंटेन करेंगे लेकिन आप इसमें सैलरी नहीं आएगी आपकी? हाँ, ये भी है, और एक और तरीका भी है कि आप अगर किसी नई कंपनी में जा रहे हैं उनको भी आप बोल सकते हैं कि आप ये मेरा पुराना सैलरी अकाउंट है, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसमें भी हो जाता है। अगर बाई चांस उसी सेम बैंक का उनके उस कंपनी के साथ भी लिंक हो तो वो भी हो जाता है। आप बैंक को ना भी बताएं कि अच्छा मेरा ये सैलरी अकाउंट नहीं रहा, और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो जो जीरो बैलेंस वाले खाते हैं, अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो बैंक आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेगा, मेल के जरिए, किसी लेटर के जरिए, लेकिन आप तक सूचना जरूर पहुंचेगी। जहां तक एसबीआई के मंथली एवरेज बैलेंस की बात है तो आपको बता दें कि अगर 5,000 का मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करें तो किसी तरह का चार्ज आपको नहीं देना होगा, लेकिन अगर ये 50% तक आ जाता है, यानी कि 5,000 के बजाय 2,500 रुपए आपके अकाउंट में पड़े तो 50 रुपए तक का चार्ज बैंक आपसे वसूल सकता है। वहीं अगर ये बैलेंस 50 से 75% के बीच में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली समझे कि 2,500 से 3,750 के बीच में आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो लगभग 75 रुपए का चार्ज आपको बैंक को देना होगा। साथ ही अगर ये आपके अकाउंट में जो टोटल बैलेंस है वो 75% ही रह गया, यानी 3,750, 1,200 रुपए करीब आपने निकाल लिए हैं अपने अकाउंट में से, और केवल अब इतनी राशि बची है, तो आपको लगभग 100 रुपए का एक चार्ज बैंक को देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं नॉन होम ब्रांचेस की। जैसे कि हम शुरुआत में कह रहे थे कि होम ब्रांचेस और नॉन होम ब्रांचेस, अभी भी कई बैंक्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर पर कुछ जो सरकारी बैंक्स है वहां पर अभी भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आप किसी नॉन होम ब्रांच में जाकर कहेंगे कि मुझे एक बड़ा ट्रांजैक्शन करना है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि बैंक चाहते हैं कि आप अपने उसी होम ब्रांच में जाइए और वहीं से आप सारे ट्रांजैक्शन करें, तो वो थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। एक्चुअली आज की डेट में मॉडर्न डे सिस्टम में बैंक को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ सेंट्रल सिस्टम से अवेलेबल होता है, बट एज कि उनको एक होता है कि एक ब्रांच में जाके ज़्यादा रश ना हो जाए, तो वो इस चीज़ को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी होम ब्रांच से ही। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर वो लोग फेस करेंगे जिन्होंने जॉब स्विच किया या फिर वो अपने होम टाउन से दूर रह के काम कर रहे हैं। हाँ, ये उन्हीं के साथ ट्रांजैक्शन होती है। और भी होता है कि कई बार क्या होता है कि आपने जो अकाउंट खोल रखा है वो घर के पास है, और आप कोशिश करेंगे कि हाँ मैं जब ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे ऑफिस के पास जो ब्रांच है मैं वहां जाके ट्रांजैक्शन कर लूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आती है। उसके बेसिस पे फिर बैंक्स ने एक्चुअली कैलकुलेशन कर रखी होती है कि मेरे इस ब्रांच में 10,000 कस्टमर हैं, इतने लोग आएंगे, इतने मेरे मुलाजिम हैं, उनको केटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक सेंट्रल जगह की ब्रांच में जाके सब लोग ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देंगे तो एक तो असूलियत होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वहां पे। तो बैंक कोशिश करते हैं कि जहां पे आपका बेसिक अकाउंट खुला है उसकी ट्रांजैक्शन फ्री करें, और अगर आपने कोई बड़ी ट्रांजैक्शन बाहर जाके करनी शुरू करी
तो वो उसका हो। इसका एक कुछ सिक्योरिटी रीजन भी कुछ बैंक्स अपने आप को मानते हैं कि जब कई बार ही उन्होंने देखा है कि ऐसे कुछ फ्रॉड हुए हैं जो बाहर की ब्रांचेस में ज़्यादा होते हैं, कस्टमर बाहर की ब्रांचेस में जाके उनसे ज़्यादा करता है, तो बैंक का थोड़ा सा एक नज़रिया रहा है। देखिए आज की डेट में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो ये होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी बैंक कहते हैं, उन्होंने देखा है कुछ फ्रॉड्स अगर कुछ लोग जाके देखते हैं तो इसलिए वो करते हैं कि कोशिश कि आप अपनी नॉर्मल ब्रांच पे ही जाके ट्रांजैक्शन करें, नहीं तो चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप ट्रांजैक्शन की कॉस्ट कम करना चाह रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आप ऑनलाइन पे स्विच हो जाइए, डिजिटल इंडिया जिसकी हम बात करते रहते हैं, या फिर आप कोशिश करिए कि आप अपनी होम ब्रांच में ही अपना खाता शिफ्ट कर लें ताकि इस तरह के चार्जेस से आप बच जाएं। बात करते हैं हम सबसे कॉमन ट्रांजैक्शन यानी एटीएम विड्रॉल जो हम करते हैं उस पर अभी क्या कैप है, महीने में कितने ट्रांजैक्शन है जो फ्री हैं और उसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो कितना चार्ज लगेगा। हाँ जी, अब एटीएम ट्रांजैक्शन को आपको दो तरह से देखना पड़ेगा। एटीएम ट्रांजैक्शन एक तो है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है उनके कितने एटीएम से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक तो कैप वहां पे आता है। एक आता है कि आप किसी और बैंक की एटीएम से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो एक उनका कैप वहां पे आता है। अब इन दोनों पे एवरेज की बात करें तो अगर हम 5-7 बड़े बैंक ले लें तो उनमें 3 ट्रांजैक्शंस की वो बात करते हैं कि 3 ट्रांजैक्शन पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो उनकी अपनी मतलब जो अपना बैंक का एटीएम है। बाहर वाले एटीएम पे उनका एक आधा 2 ट्रांजैक्शन फ्री होता है, उसके ऊपर वो चार्ज लगाते हैं, बट ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। ये बैंक सर्विसेज वापस कम ज्यादा करता रहता है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कुछ और कस्टमर्स को, दूसरे बैंक के कस्टमर्स को एक पास अपने पास लाने के लिए। कस्टमर को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हां मेरे टोटल मिला के कितने फ्री हैं। अगर मेरे इतने ही फ्री हैं और मेरे को ट्रांजैक्शन ज्यादा करनी है तो मैं कौन सा अकाउंट खोलूं जिससे कि मेरे को ये कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आप देखिए कि बहुत सारी चीजों में अब डेबिट कार्ड बहुत यूज होने लग गया है। अगर आप देखिए पिछले कुछ 2-4 महीनों में जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन बढ़नी शुरू हो गई। अगर आपको कहीं पैसे देने हैं, पॉस मशीन्स बहुत अवेलेबल हैं, आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। कैश वहीं निकलवाइए जहां आपको जरूरत हो, फिर आपको ऐसे कोई चार्जेस की जरूरत आपको ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। राइट, तो अब वो समय नहीं है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर पाएं एटीएम से, तो ध्यान रखें केवल 5 ट्रांजैक्शंस ही महीने के आप फ्री कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपको चार्ज लगेंगे। अपने बैंक से आप कर रहे हैं तो उस पर कैप है, किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो 3 ट्रांजैक्शंस ही केवल फ्री हैं। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लगभग 20 रुपए का चार्ज लगता है। आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं यानी बैलेंस चेक कर रहे हैं या फिर आप और कोई ट्रांजैक्शन एटीएम मशीन से कर रहे हैं, उस पर भी करीब 9 रुपए 55 पैसे का चार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो एटीएम का इस्तेमाल करें लेकिन थोड़ा ध्यान से, और कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ज्यादा अपना बैलेंस अकाउंट देख पाएं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करें, जिससे इस तरह के चार्जेस से आप बच सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे थे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है, उस पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगता है अगर कोई एक्सचेंज करना हो, यानी कि आप बाहर पैसे भेज रहे हैं या और भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो? तो 2 तरह से होता है। ये 2 तरह के चार्जेस होते हैं इसमें। एक तो होता है कि आप कहीं बाहर गए और आपने बाहर जाके वो अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज किया। यहाँ का कार्ड आपने बाहर इस्तेमाल किया तो आपको वो इंटरनेशनल यूसेज ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं। बैंक डिफाइन करता है 3-4% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, वो उसके बेसिस पे होता है। एक होता है कि आपने किसी को डेबिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांसफर करने गए, किसी को और देना चाह रहे हैं जो बाहर है या बाहर की सर्विस है एक्सेट्रा जो आप अवेल कर रहे हैं, इस पे भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस वैसे तो थोड़े नॉमिनल होते हैं, बट ये चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। बैंक के अपनी सर्विस देने के चार्ज लेते ही लेते हैं। यानी कि जो एक्सचेंज रेट होगा उसके बियॉन्ड 3 से 4% का आपको एक एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा।